हाँ तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कोरोना से रिलेटेड और भी डिटेल में जानकारी की हमारे शरीर को कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कोरोना, सबसे पहले आते हैं अपन डेफिनेशन पे। डेफिनेशन, कोरोना की जो डेफिनेशन है वो है इट इज ए रेस्पिरेटरी सिंड्रोम caused by COVID-19 वायरस। ठीक है, तो क्या है कोरोना की, जो किससे फैलता है कोरोना, पहले तो यही देख लो कि ये एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। सिंड्रोम का क्या मतलब हुआ, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके फंक्शंस में डिस्टरबेंस, क्या कहलाता है, सिंड्रोम। सिंड्रोम का सीधा सा क्या मतलब हुआ कि ऑर्गन के फंक्शंस में डिस्टरबेंस। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक के सारे जो ऑर्गन है वो क्या करते हैं, उनके जो फंक्शन है उनमें डिस्टरबेंस हो जाता है। किसकी वजह से, कोविड-19 वायरस की वजह से। तो इसका जो कॉज क्या हुआ, इस जो बीमारी है इसका या फिर बीमारी फैलाने वाले पैथोजन है उसका क्या नाम हुआ, कोविड-19 वायरस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो इसमें होता है जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसमें अचानक से क्या आ जाता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका क्या मतलब हुआ, सीवियर का मतलब है गंभीर, एक्यूट का मतलब तीव्र या फिर अचानक, रेस्पिरेटरी का मतलब है श्वसन तंत्र में, और सिंड्रोम का मतलब है फंक्शन आर डिस्टर्ब। तो कोविड-19 वायरस की वजह से हमारे शरीर का रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं, अचानक और गंभीर रूप से। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है इट इज ए सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम caused by कोविड-19। ठीक है, कि ये एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है जो कि कोविड-19। तो कोरोना क्या हुआ, एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज caused by सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि किसके कारण होता है, कोविड-19 वायरस के कारण। तो इसका सीधा सा एक कॉज क्या हुआ, जिसके कारण ये फैलता है वो है, जिसके कारण ये उत्पन्न होता है शरीर में, वो है कोविड-19 वायरस। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके ट्रांसमिशन की, ये फैलता कैसे है। ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19। ठीक है, देखते हैं हम ये कैसे फैलता है या फिर एक से दूसरे आदमी तक कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहले आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदुक संक्रमण। ठीक है, क्या बोलते हैं, बिंदुक संक्रमण। इसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई आदमी खांसता या छींकता है तो उसके जो खांसने और छींकने पर उसके जो सलाइवा के जो सीक्रेशन होते हैं, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो सीक्रेशन होते हैं, वो क्या होते हैं, खांसने और छींकने पर बाहर निकलते हैं, और उसकी छोटी छोटी बूंदें क्या होती हैं, छोटी छोटी बूंदें सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाती हैं। तो ये जो संक्रमण हुआ कैसा हुआ, बिंदुक संक्रमण, क्योंकि उसकी जो
छोटी छोटी बूंदें थी वो उसको खांसने, छींकने या फिर ज़ोर से बोलने पर दूसरे आदमी तक पहुंच जाती है। और डिस्टेंस दोनों आदमियों के बीच में कम 1 मीटर से कम की होनी चाहिए। तो ये जो इन्फेक्शन है किसके द्वारा फैलता है? सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सीक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक के सीक्रेशनों के द्वारा दूसरे आदमी तक जो वायरस है उसका पहुंचना क्या कहलाता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या खास बात है कि जो 2 पर्सन्स हैं उनके बीच में कम से कम दूरी कितने से कम होनी चाहिए? 1 मीटर से कम की दूरी होनी चाहिए। अब जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं कोरोना के, उनमें आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि 1 मीटर से ज़्यादा की दूरी रखोगे तो कोरोना से बचे रहोगे। ठीक है, क्योंकि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो 1 मीटर से कम पे ही। तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है इसके अंदर जो 2 आदमी हैं उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर से कम। ठीक है, 1 मीटर से कम होने पे क्या होता है कि मेरे सीक्रेशन सामने वाले आदमी में आसानी से पहुंच जाते हैं और उसके अब मान के चलते हैं कि मुझे कोरोना है। अब जो कोरोना जो वायरस है वो किस में उपस्थित होगा? मेरे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सीक्रेशन हो रहे हैं, मान के चलो सलाइवा हमारी लार है उसमें उपस्थित हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने खांसा या फिर ज़ोर से बोला तो बाहर निकले सलाइवा के कुछ कण। ठीक है, तो उसमें से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच गए। ठीक है, उसमें क्या उपस्थित थे? मेरे वो कोरोना के जो वायरस है वो उपस्थित था। अब सामने वाले को आसानी से कोरोना हो जाएगा या फिर उसके अंदर भी वो बीमारी हो सकती है। तो इसलिए जो डिस्टेंस है वो कितनी रखी गई है? 1 मीटर से ज़्यादा की। अब आता है डायरेक्ट कांटेक्ट नेक्स्ट, जिसके द्वारा फैलता है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट का क्या मतलब है? मैं खुद बिना किसी को बीच में लाए, बिना किसी को मतलब एयर, सॉइल या फिर किसी अन्य जो माध्यम है उसको बिना किसी के बीच, बिना 2 आदमियों के बीच में आए, 2 आदमी डायरेक्ट कांटेक्ट, अपने आप को डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में ला रहा है। जैसे कि मैं गया मेरे दोस्त के घर और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में उसके गले मिला। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उसका डायरेक्ट कांटेक्ट से मैंने हाथ मिलाया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट कांटेक्ट। अगला आता है एरोसोल प्रेजेंस। एरोसोल का क्या मतलब है? आपने देखा होगी धुंध, जब सर्दियों में धुंध पड़ती है तो क्या होता है कि एयर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं किसके? लिक्विड के। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? एरोसोल। और एरोसोल में उपस्थित कोरोना के वायरस, ठीक है, वो एक से दूसरे आदमी तक पहुंच सकते हैं आसानी से। ठीक है, एरोसोल में क्या होता है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस इन एयर। ठीक है, और वो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? बहुत छोटे छोटे, जैसे कि सर्दियों की धुंध, कोहरा। ठीक है, अगला देखते हैं फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट का क्या मतलब? फीसस का मतलब मल, मुख, मार्ग। ठीक है, ओरल का मतलब मुख और रूट का मतलब मार्ग, मल, मुख, मार्ग। जैसे कि किसी के जो रोगी है उसने कहीं खुले में मल त्याग किया। ठीक है, वहाँ से वहाँ मक्खी बैठी हुई थी, जो उसने फीकस पास आउट किया उस पर, और वो मक्खी उड़ के किसी के खाने पे जाके बैठ गई। तो फिर जो स्वस्थ व्यक्ति है जो खाना खा रहा था उसके अंदर भी कोरोना वायरस आराम से पहुंच गया और उसको भी जो है कोरोना से ग्रसित वह भी हो गया। तो ये 4 ट्रांसमिशन है, इन 4 तरीकों से मोस्टली जो कोरोना वायरस है वो फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इसीलिए तो हम मास्क का यूज कर रहे हैं आजकल, 1 मीटर से ज़्यादा दूरी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट किसी सामने वाले आदमी से मिलने से बच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। एरोसोल प्रेजेंस का मतलब है, एरोसोल प्रेजेंस के लिए भी हम क्या कर रहे हैं? मास्क का यूज कर रहे हैं। ठीक है, फीको ओरल रूट का मतलब हम हाथ धो के खाना खा रहे हैं। ठीक है, हम ऐसी जो बाथरूम है उससे आके हाथ धोते हैं ठीक से, और बाहर से आने के बाद भी घर में हाथ धोते हैं। कई बार हाथ धोने के लिए बोला गया है, तो इसी कारण हाथ धोने के लिए बोला गया है। अगला देखते हैं हम कि जो कोरोना वायरस है वो कौन कौन सी सरफेस पे कितनी देर तक उपस्थित रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हम एयर में।
तो अब हम देखेंगे कि ये अलग अलग सरफेस पर अलग अलग टाइम तक जिंदा रहता है कोरोना वायरस। तो आइए हम देखते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो एयर में 4 घंटे तक जिंदा रहेगा और कार्डबोर्ड पर 24 घंटे तक, लेटेक्स पर 8 घंटे तक, ठीक है, प्लास्टिक पर ये वायरस 3 दिन तक जीवित रह सकता है और लकड़ी और कांच पर ये 5 दिन तक, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है कि कोई भी पैथोजन हमारे शरीर की फिजियोलॉजी मतलब ऑर्गन के फंक्शन को कैसे डिस्टर्ब करता है, उसकी साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाती है, पैथोफिजियोलॉजी। और एक वर्ड और आता है ईटियोलॉजी, ठीक है, आपने सुना होगा ईटियोलॉजी, ठीक है। ईटियोलॉजी का क्या मतलब है, ब्रांच ऑफ साइंस या फिर मेडिसिन इन विच स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ एनी डिजीज़। इसका क्या मतलब हुआ कि साइंस की एक ब्रांच जिसके अंतर्गत किसी भी रोग कारकों की स्टडी क्या कहलाती है, ईटियोलॉजी। और पैथोफिजियोलॉजी का क्या मतलब है, कोई भी पैथोजन हमारे शरीर के फंक्शंस को किस प्रकार डिस्टर्ब कर रहा है उसकी स्टडी क्या कहलाती है, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। अब हम सबको पता है कि जो कोरोना वायरस है वो कौन से जो सिस्टम है उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या आती है, नोज़, नाक, उसके बाद में आते हैं फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और एल्वेलाई, ठीक है। नाक, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया का मतलब विंड पाइप, हवा नली, ब्रोंकाई, ये हो गई अपनी ट्रेकिया और ये हो गई अपनी ब्रोंकाई 2, और ये हो गए अपने लंग्स, ठीक है, ये हो गए लंग्स। और इनके अंदर छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, एल्वोलाई, ठीक है, छोटी छोटी बहुत सारी एल्वोलाइज पाई जाती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एल्वोलाई और हिंदी में कूपिकाएँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो एंट्री करके सबसे पहले कहाँ और कैसे कैसे हमारे शरीर में ग्रोथ करता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी नाक से जो वायरस था वो हमारे कहाँ तक पहुँच गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक में नाक से होके और अंदर पहुँच गया। अंदर जाके उसने क्या किया, ट्रेकिया से होता हुआ वो कहाँ पहुँच गया, लंग्स में, ठीक है, कहाँ पहुँच गया, लंग्स में, और लंग्स की एल्वोलाइज में, लंग्स में और लंग्स की एल्वोलाइज में, ठीक है। ये लंग्स है और लंग्स में क्या पाई जाती है, छोटी छोटी एल्वोलाइज, ठीक है। ठीक है, अब एल्वोलाई को हम इधर आप दूर थोड़ा बना लेते हैं अलग से, जिससे अलग से समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमारी एल्वोलाई हुई और जो वायरस है वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। कहाँ पहुँच गया हमारा वायरस, एल्वोलाई के अंदर, ठीक है। ये हमारा वायरस जो है एल्वोलाई के अंदर पहुँच गया। अब ये वायरस क्या करता है, जो हमारी एल्वोलाई की सेल है उनमें अंदर प्रवेश करता है। अभी कैसे करता है वो देख लेते हैं। हमारी एल्वोलाई में 2 तरह की सेल पाई जाती है। पहली होती है न्यूमोसाइट फर्स्ट सेल और दूसरी होती है न्यूमोसाइट सेकेंड सेल। अब जो न्यूमोसाइट फर्स्ट सेल है वो क्या काम करती हैं, गैस एक्सचेंज का, और जो न्यूमोसाइट सेकंड जो सेल होती हैं
वो क्या रिलीज करती हैं, वो सर्फेक्टेंट्स रिलीज करती हैं। सर्फेक्टेंट्स जो क्या काम करते हैं, सर्फेक्टेंट हमारी जो एल्वोलाई है उसको कोलैप्स होने से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। तो जो न्यूमोसाइट फर्स्ट सेल होती हैं जो एल्वोलाई में पाई जाती हैं, वो क्या काम करते हैं, पहली तो न्यूमोसाइट फर्स्ट क्या करती है, गैस एक्सचेंज का काम करती है, गैस का आदान प्रदान करती है ब्लड के और जो एल्वोलाई है उसके बीच में, ठीक है, ब्लड का नहीं, गैसेस का जो है आदान प्रदान करती है। कौन सी सेल, न्यूमोसाइट फर्स्ट सेल गैस एक्सचेंज का काम करती है, ठीक है। और न्यूमोसाइट सेकंड जो सेल है वो सर्फेक्टेंट रिलीज करती है, और वो सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, हमारी जो एल्वोलाई है उसको पिचकने से बचाते हैं, कोलैप्स होने से बचाते हैं, प्रिवेंट होने बचाना, कोलैप्स होने पिचकना, और एल्वोलाई का मतलब कूपिकाओं को, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो कोरोना है इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ठीक है। अब पहले तो ये क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, और इसकी जो सतह है, इसकी जो बाहरी सतह है, इस पर छोटे क्या पाए जाते हैं, स्पाइक्स, आपने देखा होगा क्राउन जैसे कुछ कांटे जैसे कुछ संरचना पाई जाती है, ठीक है। तो इसकी जो सतह है उस पर दो तरह के जो स्पाइक्स हैं वो पाए जाते हैं, जो कि है कि प्रोटीन के बने होते हैं। उस प्रोटीन का नाम है एस प्रोटीन, ठीक है। ये जो कोरोना की जो बाहरी सतह है इस पर छोटे छोटे कांटे जैसे उभार पाए जाते हैं, ये दो तरह के होते हैं, दो प्रोटीन के अलग अलग बने होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आरएनए पाया जाता है। ये एक आरएनए वायरस है, ठीक है। ये हो गया आरएनए, और ये हो गई स्पाइक प्रोटीन है, फिर एस प्रोटीन, ठीक है। ये हो गया आरएनए, और ये हो गया बाहर एनवलप, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ये वायरस है ये सेल के अंदर पहुंच के क्या क्रिया करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो एल्वोलाई है उसकी सरफेस पर एक ACE सेकेंड नाम का एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो एल्वोलाई की सतह पर क्या पाया जाता है, जो एल्वोलाई है इसकी सतह पर क्या पाया जाता है, ACE सेकेंड एंजाइम। ACE की फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के ऑर्गन की सतह पर पाया जाता है। अब ये ACE सेकेंड के साथ में जो कोरोना का स्पाइक प्रोटीन है वो इसके साथ में अटैच हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो ACE है वो कोरोना जो वायरस है उसकी जो स्पाइक प्रोटीन है उसके साथ में एक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और बॉन्ड बना के ये किसी भी जो न्यूमोसाइट सेकेंड जो सेल है, ये न्यूमोसाइट सेकेंड जो सेल है इसके अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। तब क्या करता है, एंटर इन द न्यूमोसाइट सेकेंड सेल, ठीक है। जो न्यूमोसाइट सेकेंड जो सेल है उसके अंदर एंटर कर गया। अब हम आगे देखते हैं। अब एंटर करने के बाद में क्या करता है ये वायरस, एंटर करने के बाद में जो होस्ट की सेल है, मतलब जो मरीज की जो सेल है उसके जो ऑर्गन है, सेल के ऑर्गन है, उनमें से राइबोसोम को अपने बस में कर लेता है और उसके साथ में मिलके क्या बनाता है, और भी स्पाइक प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। तो हाईजैक द होस्ट सेल, ठीक है। जो मरीज की जो सेल है उसको हाईजैक कर लेता है। सुना है ना आपने, किसी बस को हाईजैक कर लिया, मतलब जो अपराधी है उन्होंने अपने बस में कर लिया। तो यहाँ कोरोना ने जो होस्ट की सेल थी, मरीज की सेल थी, उसको अपने बस में कर लिया और उसमें से जो राइबोसोम था उसके साथ में मिलकर
उसके साथ में मिलकर स्पाइक प्रोटीन ने और भी सारे स्पाइक प्रोटीन बना लिए। ठीक है, तो क्या कर लिया, और भी सारे स्पाइक प्रोटीन्स बन गए हैं यहाँ पे, स्पाइक प्रोटीन्स, और भी सारे स्पाइक प्रोटीन्स का निर्माण हो गया है। अब हम चित्र बना के देख लेते हैं एक बार कि क्या हुआ है। चित्र वैसे तो इतने साफ मुझसे बनते नहीं, वैसे समझ में तो आ ही जाएगा जहाँ तक है। ठीक है, अब जैसे कि ये सेल हो गई एक, ठीक है, यहाँ क्या हुआ, जो AC ही है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसके साथ में कोरोना एक बॉन्ड बना के अंदर आ गया सेल के। ठीक है, सेल के अंदर आके जो राइबोसोम था, कोशिका का एक अंग है राइबोसोम, राइबोसोम के साथ मिलकर ये छोटे छोटे क्या बना लेता है, और भी स्पाइक प्रोटीन्स का निर्माण कर लेता है। ठीक है, और भी छोटे छोटे स्पाइक मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो वायरस होता है एक दूसरे भी एंजाइम का स्राव करता है, एक दूसरे एंजाइम को भी जो है सीक्रेट करता है। उस दूसरे एंजाइम का क्या नाम है, आरएनए डिप्लॉयड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, क्या नाम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये तो जो वायरस है ये वो एक और जो एंजाइम है उसका स्रावित करता है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या नाम है इसका, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का क्या करता है, स्राव करता है, जो इसका आरएनए था वायरस का, उसको कई सारे भागों में तोड़ देता है। और ये जो प्रोटीन बनी थी स्पाइक प्रोटीन सेल के अंदर, वो इसके साथ में स्पाइक प्रोटीन और ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलके आरपी मिलके न्यू वायरस का निर्माण कर लेती हैं, मेक ए न्यू वायरस। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो गया कि वायरस ने अपनी ग्रोथ कर ली है। अभी जो नया वायरस बना है यहाँ पे, न्यू वायरस, तो जो अब ये नया वायरस बना है ये क्या करेगा, जो बाकी सारी सेल थी उन सबको इफेक्ट कर लेगा, अपने जो बस में कर लेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या इसके अंतर्गत क्रियाएं। अब क्या होता है, जो हमारा कोरोना वायरस है वो न्यूमोसाइड सेकेंड जो सेल है उसको इफेक्ट करता है। इफेक्ट न्यूमोसाइड सेकेंड सेल। न्यूमोसाइड सेकेंड सेल क्या काम कर रही थी, न्यूमोसाइड सेल जो हमारी एल्वेओलाई है उसको कोलैप्स होने से बचा रही थी। ठीक है, अब ये जो न्यूमोसाइड सेल है उसको कैसे प्रभावित करेगा, तो यहाँ आके ये इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स का सीक्रेशन करता है, इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट साइटोकाइंस। ठीक है, साइटोकाइंस यहाँ रिलीज हो गए। अब ये जो साइटोकाइंस है ये क्या रिलीज करेंगे, एल्वोलर मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देंगे, एल्वोलर मैक्रोफेज। ठीक है, एल्वोलर मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देते हैं। अब जो यहाँ एल्वोलर मैक्रोफेज एक्टिवेट हो गई हैं तो यहाँ पे 3 और चीज़ सीक्रेट होती हैं, और वो कौन सी हैं, 3 और चीज़ कौन सी है, तो एक इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर स्टिमुलेटिंग फैक्टर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ठीक है, अब ये 3 चीज़ यहाँ रिलीज हो जाती हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो कैपिलरी और परमेबिलिटी यहाँ क्या काम करती है। ठीक है, अब जो ये 3 यहाँ जो सीक्रेट हो रहे हैं ये क्या करते हैं, जो हमारी कैपिलरीज हैं
कैपिलरीज। कैपिलरीज का क्या मतलब है, जो एल्वोलाई है उसके चारों तरफ जो कैपिलरी पाई जाती है। ये हमारी एल्वोलाई थी, ठीक है, इसके चारों तरफ हमारी क्या पाई जाती है, एल्वोलाई। एल्वोलाई के चारों तरफ क्या पाई जाती है, हमारी कैपिलरी, छोटी छोटी। जो एल्वोलाई की टाइप फर्स्ट सेल होती है वो गैस एक्सचेंज का काम करती है, और ये जो कैपिलरीज है इनमें ब्लड बहता रहता है, ठीक है, ब्लड बहता है कैपिलरीज में। और जो टाइप फर्स्ट सेल है वो ओनली एक सेल लेयर की होती है, ओनली वन सेल लेयर, उसके अलावा कोई भी सेल लेयर नहीं होती, ओनली एक पतली सी जो एक ही सेल लेयर है उसकी बनी होती है। अब यहाँ क्या होता है, ब्लड का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ब्लड का एक्सचेंज होता है। अब ब्लड का नहीं, गैस का एक्सचेंज होता है, सॉरी, यहाँ क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है ब्लड के और कैपिलरीज के बीच में। अब वो एक्सचेंज होता कैसे वो देखते हैं हम। मान के नहीं, जब ऑक्सीजन का अनुपात एल्वोलाई के अंदर बढ़ जाता है, इंक्रीज ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई, ठीक है, तो और जहाँ यहाँ CO2 का जो अनुपात है वो बढ़ा हुआ है कैपिलरीज में, ठीक है, कैपिलरीज में CO2 का अनुपात बढ़ा हुआ है और एल्वोलाई में O2 का अनुपात बढ़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, जो हमारा ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है, ऑस्मोसिस, उसके द्वारा क्या होता है, ऑस्मोसिस में होता क्या है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो है वो लिक्विड का आदान प्रदान, ठीक है, ऑस्मोसिस कहलाता है। अब यहाँ क्या होगा, जहाँ ऑक्सीजन का अनुपात ज़्यादा है वहाँ से ऑक्सीजन कम अनुपात की ओर गमन करेगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन का कम अनुपात कहाँ है, कैपिलरीज में, ठीक है। O2 डिक्रीज है कहाँ पे, कैपिलरीज में। और जो एल्वोलाई है उसमें जो CO2 है वो कम है, CO2 कम है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है एल्वोलाई में, क्योंकि बाहर से अपन ने ऑक्सीजन अंदर लिए और यहाँ से जो सेल और टिश्यू से, बॉडी के सेल टिश्यू से जो ब्लड आया है वो CO2 को, वेस्ट गैस को साथ में लेके आया है कहाँ तक, एल्वोलाई तक, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है वो ऑस्मोसिस के थ्रू कहाँ जाएगी, कम अनुपात वाले स्तर तक, ठीक है। कम अनुपात कहाँ है ऑक्सीजन का, कैपिलरीज में। और जो CO2 है जिसका अनुपात कैपिलरी में ज़्यादा था वो ऑस्मोसिस के थ्रू कहाँ जाएगी, वो एल्वोलाई में, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है कि अगर O2 एल्वोलाई में ज़्यादा है तो O2 एल्वोलाई से कहाँ चल जाएगी, ब्लड में, और जो CO2 है वो एल्वोलाई में जाता है तो वो यहाँ से कहाँ चल जाएगी, कैपिलरी से एल्वोलाई में, ठीक है। अब जो ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है ये क्या करता है, कैपिलरी है उसकी बाल को रिलैक्स कर देता है, कैपिलरी बाल रिलैक्स, ठीक है। अब जो कैपिलरी की बाल को यहाँ इसने रिलैक्स कर दिया तो क्या होगा, जो कैपिलरी है उसकी जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। अब कैपिलरी परमेबिलिटी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, तो कैपिलरी परमेबिलिटी का मतलब हुआ कि जो कैपिलरी है, हमारी जो रक्त वाहिनी है उसके और सेल के बीच में सेल का या छोटे मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान वो वेसल्स की बाल के द्वारा क्या कहलाता है, कैपिलरी परमेबिलिटी। इसको इधर समझ लो एक बार, ये हमारी कैपिलरी है, ठीक है, और ये इसकी बाल है, कैपिलरी की बाल है। अब इस बाल के थ्रू जो यहाँ ये मॉलिक्यूल्स का या फिर पूरी सेल का जो आदान प्रदान होता है इसके बाल के थ्रू, ये क्या कहलाता है, बाल मतलब दीवार के थ्रू, ठीक है, ये क्या कहलाता है, कैपिलरी परमेबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि कैपिलरी की वॉल दीवार के थ्रू कोशिका या छोटे अणुओं का, न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान क्या कहलाता है, कैपिलरी परमेबिलिटी। अब यहाँ कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाती है,
किसकी वजह से? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की वजह से कैपिलरी की जो परमेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ने से होता क्या है? जो कैपिलरी की परमेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और जो कैपिलरी के चारों तरफ ये जो वेसल थी, छोटी सी नलिका जिसमें रक्त बह रहा था, क्या थी? छोटी सी नलिका जिसमें रक्त बह रहा था, वेसल। ठीक है, अब इसमें रक्त बह रहा था, वो क्या कर देगा? जो रक्त है उसमें से अब जो सेकंड सेल थी, जो न्यूमोसाइट सेकंड थी, वो डेस्ट्रो हो चुकी है, वो क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। खत्म मतलब वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। ठीक है, इन्फेक्टेड हो चुकी है तो क्या होगा? जो यहाँ क्या होता है, जो इंक्रीज हो जाती है कैपिलरी की परमेबिलिटी और जो कि प्लाज्मा का लेवल है वो कहाँ बढ़ जाता है? सेल के बाहर, जो एल्वोलाई है इसके बाहर क्या हो जाता है? प्लाज्मा का लेवल बढ़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, किसका बढ़ जाता है? प्लाज्मा का लेवल बढ़ जाता है, प्लाज्मा का लेवल बढ़ जाता है। अब सर्फेक्टेंट्स हमारे पहले से ही कम है क्योंकि कोरोना ने उन सेल को पहले ही इफेक्ट कर लिया। तो यहाँ क्या होगा? जो प्लाज्मा है वो इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट द प्लाज्मा और फ्लूइड। ठीक है, अब एल्वोलाई क्या होगी? जो पिचक के छोटी सी हो जाएगी। एल्वोलाई क्या होगी? हमारी सिकुड़ जाएगी। ठीक है, एल्वोलाई सिकुड़ गई और यहाँ क्या भर गया? हमारा प्लाज्मा। यहाँ भर गया हमारा प्लाज्मा, क्योंकि जो सर्फेक्टेंट है वो कम हो चुके हैं और जो एल्वोलाई का जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, जो सतही तनाव है एल्वोलाई का, वो कम हो चुका है। तो डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ एल्वोलाई, डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ एल्वोलाई, डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ एल्वोलाई, क्योंकि जो कैपिलरी की परमेबिलिटी है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, कैपिलरी की परमेबिलिटी। अब जो यहाँ हम देखते हैं कि जो कैपिलरी और एल्वोलाई है, यहाँ जो स्पेस है इसको बोला जाता है क्या? इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इसमें फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड धीरे धीरे अंदर एल्वोलाई में पहुंचना चालू हो जाता है, जिससे एल्वोलाई सिकुड़ जाती है और उसमें हवा के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं रहती। ठीक है, तो डिक्रीज कैपिलरी सरफेस टेंशन और एल्वोलाई कोलैप्स। ठीक है, अब एल्वोलाई हो गई, यहाँ क्या हो गई? हमारी एल्वोलाई कोलैप्स हो चुकी है। अब डिक्रीज गैस एक्सचेंज, क्योंकि अगर एल्वोलाई जो है कोलैप्स हो गई तो अब क्या हो जाएगा? डिक्रीज गैस एक्सचेंज, डिक्रीज गैस एक्सचेंज। अब जब क्यों होगा डिक्रीज गैस एक्सचेंज? कम क्यों होगा? क्योंकि हमारी एल्वोलाई कोलैप्स हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है बिल्कुल, उसमें हवा के लिए जगह ही नहीं है। अब जब हवा के लिए जगह ही नहीं है, यहाँ तक ऊपर तक फ्लूइड भर चुका है, इसमें अंदर भी फ्लूइड भर चुका है, अंदर भी इसमें क्या हो चुका है? फ्लूइड भर चुका है, तो हवा के लिए जगह नहीं है, तो हवा यहाँ पर एक्सचेंज कैसे होगी? तो ऐसे ही डिक्रीज गैस एक्सचेंज एंड हाइपोक्सीमिया, डिक्रीज गैस एक्सचेंज, हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब है डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? हाइपोक्सीमिया। अब हाइपोक्सीमिया हो गया, उसको ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो टिश्यू तक भी ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? जो ब्रीथिंग है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज ब्रीथिंग, इंक्रीज ब्रीथिंग मतलब जो सांस लेने की दर है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी सांस लेने की दर? अब जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है ब्लड को, जब ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है हमारे ऑर्गन्स तक, तो ब्रीदिंग, सांस लेना तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा और इसके साथ ही क्या हो जाएगा? हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हार्ट रेट। क्यों बढ़ जाएगी हार्ट रेट? अब हार्ट रेट क्यों बढ़ जाएगी? हार्ट रेट इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि हार्ट जल्दी जल्दी काम करेगा। क्यों करेगा हार्ट जल्दी जल्दी काम? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है ऑर्गन्स को। ठीक है, अब ऑक्सीजन उसको, हार्ट को लग रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी खून कहाँ तक पहुँचाना है? फेफड़ों तक।
ठीक है, और फेफड़े सोच रहे हैं कि मुझको जल्दी जल्दी सांस लेनी चाहिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे और वो जल्दी ब्लड में घुले और ब्लड से में घुल के जल्दी हार्ट तक पहुँचे, हार्ट कहाँ पहुँचाए, पूरे अंगों तक पहुँचाए, तो इसलिए हार्ट रेट और ब्रीथिंग भी बढ़ जाती है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स है वो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करती हैं और भी अदर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे वॉरियर्स हैं बॉडी के, इम्यून सिस्टम के जो पार्ट हैं उनको भी अट्रैक्ट करती है, कम इनटू द एक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना द न्यूट्रोफिल्स एंड अदर वॉरियर्स कम इनटू द एक्शन, ठीक है। कहाँ पे, जो हमारी एक्शन करने का जो भाग है, मतलब जो सेल है जहाँ पे हमको एक्शन करना मतलब एंटीजन से लड़ना है, वहाँ पर जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स है वो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं, कहाँ पे आने के लिए, जगह पे आने के लिए जहाँ पे आक्रमण हुआ है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स एक एंजाइम का श्रावण करते हैं जिसका क्या नाम है, ऑक्सीजन प्रोटीएस एंजाइम, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स कैन रिलीज रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोटीएस एंजाइम। अब ये जो ऑक्सीजन प्रोटीएस एंजाइम है ये क्या करता है, टू किल वायरस एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। क्या करता है, टू किल वायरस एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। जो हमारी वायरस और वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स है कौन कौन सी हैं, टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट और टाइप सेकेंड न्यूमोसाइट। क्या, कौन सा एंजाइम रिलीज करती है न्यूट्रोफिल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोटीएस एंजाइम। तो क्या हो जाती है, जो हमारी न्यूमोसाइट फर्स्ट और न्यूमोसाइट सेकेंड सेल है वो क्या हो जाती है, डेस्ट्रॉय, ठीक है। अब डेस्ट्रॉय होकर ये कहाँ जम जाती है, एल्वेओलाई के बीच में, ठीक है। तो कहाँ स्टोर हो जाती है, स्टोर इन एल्वेओलाई, ठीक है। अब एल्वेओलाई इसके स्टोर होने से क्या हो जाएगी, ठोस हो जाएगी, तो कंसोलिडेशन ऑफ एल्वेओलाई, कंसोलिडेशन ऑफ एल्वेओलाई, डिक्रीज गैस एक्सचेंज, हाइपोक्सीमिया, डिक्रीज गैस एक्सचेंज, हाइपोक्सीमिया एंड हाइपोक्सीमिया के बाद में क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज ब्रीथिंग और इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। अब यहाँ भी हमारा क्या हुआ, जो एल्वेओलाई थी उसमें टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड सेल टूटकर और जम गई है, जो न्यूट्रोफिल्स थी उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और एल्वेओलाई के बीच में जम गई है। अब एल्वेओलाई क्या हो गई है, ठोस हो गई है। एल्वेओलाई कैसी हो गई है हमारी, ठोस। तो क्या होता है हमारी यहाँ एल्वेओलाई कैसी हो जाती है, ठोस, किस वजह से, क्योंकि उसमें फर्स्ट और सेकंड जो न्यूमोसाइट्स थी वो जम जाती हैं। अब यहाँ गैस एक्सचेंज कैसा हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एल्वेओलाई ठोस हो गई, उसमें गैस के लिए जगह ही नहीं बची, कहाँ से हम सांस लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाता है, हाइपोक्सीमिया, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, और फिर ब्रीथिंग और हार्ट रेट भी। अब हमारे जो इंटरल्यूकिन फर्स्ट और इंटरल्यूकिन सेकंड है वो क्या करते हैं कि हाइपोथैलेमस तक पहुंच जाते हैं। इंटरल्यूकिन फर्स्ट और इंटरल्यूकिन 6
रीच टू द हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस यहाँ क्या रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस रिलीज सम प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, जो क्या करते हैं? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया और हमें क्या लगने लग गया? फीवर हो गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन का प्रेशर है ब्लड में वो पहले से ही क्या है? कम है, क्योंकि ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। अब ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है तो यहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या होता है? स्टिमुलेट कीमोरिसेप्टर्स, स्टिमुलेट द कीमोरिसेप्टर्स एंड स्टिमुलेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज। अब क्या होता है? हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या कर देता है? हमारे रेस्पिरेशन और हार्ट रेट को बढ़ा देता है, रेस्पिरेशन और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। और हमारी जो इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी परमिएबिलिटी हमारी पहले से ही बढ़ी हुई है। ठीक है, एक कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ने से क्या हुआ? जो हमारे ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा था, जो लिक्विड था, वो ब्लड से बाहर आ गया है। इस कारण जो क्या हो जाएगा? कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या हो गया? लिक्विड इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया है। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है? जो कैपिलरी और सेल के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ गई तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाइपोवॉल्यूमिया। जो ब्लड का लेवल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि जो प्लाज्मा था ब्लड में उपस्थित वो कहाँ चुका है? इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा? हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिया। ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिया का मतलब ब्लड का लेवल या फिर फ्लूइड का लेवल बॉडी में कम हो जाना। ठीक है, अब हाइपोवॉल्यूमिया हो गया तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन भी हो जाएगा, हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन हो गया। अब हाइपोटेंशन हो गया तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक क्या पहुँच रही है? कम ब्लड पहुँच रहा है, जो उनके लिए न्यूट्रिएंट्स कम पहुँच रहे हैं, तो यहाँ तक क्या हो जाता है? यहाँ पे मल्टी ऑर्गन डिस्टर्ब। ठीक है, यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ जाती है? फिर यहाँ पर कंडीशन आ जाती है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। जैसे कि बात करते हैं हम किडनी की। ठीक है, किडनी के अंदर जितना ब्लड पहुंचेगा वो उतना ही ब्लड छानेगी, उसमें से उतना ही यूरिया और जो क्रिएटिनिन है उसको कम करेगी। अब यहाँ पर जो हाइपोवॉल्यूमिया हो चुका है, यहाँ क्या हो चुका है? हाइपोवॉल्यूमिया हो चुका है। अब हाइपोवॉल्यूमिया हो गया तो किडनी तक ब्लड कम पहुँच रहा है, किडनी ब्लड को कम छान पा रही है। ठीक है, किडनी में अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा जम चुके हैं तो यहाँ किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जीआईटी की प्रॉब्लम्स और लीवर की प्रॉब्लम्स ही बढ़ जाती हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी जो कोरोना में क्या हो गया? हमारा जो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर हो गया। तो इस तरह जो कोरोना वायरस है वो हमारी पूरी जो शरीर है उसको इफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले क्या करता है? हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अफेक्ट कैसे करता है हमने देख लिया था। इसका डायरेक्ट अटैक कौन सी सेल होती है? न्यूमोसाइट सेकंड सेल। ठीक है, उसके बाद उससे पहले ये ग्रोथ करता है एसी एंजाइम से मिलके। ठीक है, फिर उसके बाद में जो एल्वोलाई है उसको क्या कर देता है? सॉलिड कर देता है, उसका कंसोलिडेशन ठोस कर देता है। ठीक है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। और हमने जो इंटरल्यूकिन्स हैं
वो क्या है, इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हैं। अब ये इंटरल्यूकिन 1 और 6 का क्या काम हुआ, हाइपोथैलेमस पे गए, हाइपोथैलेमस ने प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज किया जो कि बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और यहाँ क्या होता है, फीवर हो जाता है। अब जो ऑक्सीजन है उसका लेवल तो पहले से ही कम है, ऑक्सीजन डिक्रीज, ठीक है। अब तो यहाँ क्या हो गया, जो कीमोरेसेप्टर रिलीज हो गए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज हो गया, उन्होंने हार्ट रेट रेस्पिरेशन को बढ़ा दिया, कैपिलरी जो परमेबिलिटी थी वो पहले से बढ़ी हुई थी, जिसके कारण कैपिलरी परमेबिलिटी की वजह से क्या हुआ, जो प्लाज्मा था ब्लड से निकल गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच गया, तो हाइपोवोलीमिया हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, उसके बाद में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया। तो इस कारण कोरोना हमारी जो शरीर है उसकी डेथ का कारण बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोरोना। आगे तो आज हमने क्या देखा कि कोरोना हमारे शरीर में एंटर करता है और हमको मार देता है, वहाँ से लेके अब तक की पूरी कहानी, ठीक है। अब हम देखेंगे कोई और नया टॉपिक अगली वीडियो में।